क्लासिफाई करते हैं तो उसका बेस क्या है? व्हाट इज द बेस on which we classify the given matter into solid, liquid or gases? माइक ऑफ करो, किसके यहाँ का है? यहाँ इको फॉर्म हो रहा है. The nature of the constituent particles and the attractive forces existing between them. तो जो पार्टिकल जिससे वो मैटर बना है उस पार्टिकल का नेचर और उन पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, इसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. राइट? अब Yes, ma'am. The correlation between structure and properties helps in the study of structure of solid is important. Helps in discovering new solid material. जो हम solid को correlate करते हैं, उनको compare करते हैं तो उनकी properties को, तो क्या हो गया, हमें नई कुछ solid material discover करने में help हुई. जैसे कि high temperature superconductor. हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर सॉलिड्स जो यूज होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स फॉर पैकेजिंग, देन बायो कॉम्प्लीमेंट सॉलिड्स फॉर सर्जिकल इम्प्लांट. तो जो कि बायोमेडिकल फील्ड में बहुत सारे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर सॉलिड्स यूज होते हैं. और ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर सॉलिड्स विथ डिजायर्ड प्रॉपर्टी हम लोग कब डिस्कवर कर पाए? जब हमने इन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करके देखा. पॉइंट इज क्लियर? इस चैप्टर में हम सॉलिड्स को ही पढ़ेंगे. यस मैम. अब सॉलिड को यदि हम क्लासिफाई करते हैं on the basis broad classification of solid based upon particle arrangement, मतलब उन पार्टिकल के बीच का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है उसके बेसिस पे यदि हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं. वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब हम बोलते हैं सॉलिड के, वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं. और जब क्रिस्टलाइन बोल रहे हैं मतलब क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जिसका है, तो वहां पे क्या है? रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल. क्रिस्टल में यदि हम देखेंगे तो आप क्रिस्टल देखे होंगे ना, डायमंड क्रिस्टल Yes, या ma'am. कोई भी क्रिस्टल, तो उनमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? पास पास होते हैं. पास पास और रेगुलर होता है. ऑर्डरली और रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट में इसको बढ़ाती हूँ. एंड इट गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मतलब जब वो रिपीट हो रहे हैं तो उसी पोजीशन में 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, ऐसे नहीं है कि उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा. तो एक प्रॉपर डेफिनेट पैटर्न में उनका अरेंजमेंट रिपीट होता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं. दिस सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब कितना भी देखोगे तो उनमें जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? एक रिपीटेड है बट एक प्रॉपर वे से जा रहा है. मतलब क्लास में जब असेंबली खत्म होने के बाद स्टूडेंट जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप प्रॉपर एक सिंगल फाइल में जाओगे, एक लाइन बना के जाओगे. तो वहां पे ऐसा नहीं होता है कि 9th की लाइन में या क्यू में 8th के स्टूडेंट घुस जाए, तो वो प्रॉपर लाइन में ही जाते, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जाते. इसी तरह से ये जो क्रिस्टल्स है इनमें जो एटम्स है या आयंस है या मॉलिक्यूल्स है वो भी कैसे है? रेगुलरली ऑर्डरली अरेंज एंड अरेंजमेंट रिपीट भी हो रहा है तो वही पैटर्न में वो रिपीट हो रहा है. समझ में आया? यस मैम. मैम मतलब इसमें से क्या बोलते हैं रेगुलर मैनर में अरेंज रहेंगे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो अपनी मन मर्जी मुताबिक कहीं अपना ऑर्डर तोड़ नहीं पाएंगे, उनका पोजीशन फिक्स रहेगा. क्रिस्टलाइन सॉलिड लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड क्रिस्टल्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल. क्रिस्टल में देयरफॉर भी डिफाइन एज, किसी क्रिस्टल का यदि आप डेफिनेशन करते हो तो अ सॉलिड फिगर हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप विथ फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस. आपने प्रिज्म देखा होगा ना, स्कूल में है, आप लोगों ने किया था प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट. तो ये क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल को या प्रिज्म को आप अपने दिमाग में लाओगे तो उसका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है विथ फ्लैट फेस एंड उसकी एज कैसी है? शार्प है. उसकी बाउंड्री कैसी होती है?
शार्प होती है। अच्छा। तो ये एक डेफिनेशन हुआ किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक सॉलिड फिगर हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप विथ फ्लैट फेस एंड शार्प एजेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम दूसरा नाम देते हैं, वो है ट्रू सॉलिड्स। अब इसके एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, डायमंड है, क्वार्ट्ज, ऑल सॉलिड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। जितने भी सॉलिड मेटल और नॉन मेटल्स है वो सारे क्या है, क्रिस्टल्स है। ये देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। यस Yes, मैम। ma'am. एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दे आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। इनका पैटर्न रेगुलर है, राइट। Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. अब बात करते हैं, अब कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में जो होंगे, कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी मेटल और नॉन मेटल, बट वो सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए। कंडीशन है कि यदि मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, बट सॉलिड फॉर्म में है तो वो क्रिस्टलाइन हो सकता है। बट क्रिस्टलाइन के लिए दूसरा कंडीशन भी है कि उनके इसमें जो एटम आयंस होंगे वो कैसे होने चाहिए, एक डेफिनेट पैटर्न में रेगुलरली अरेंज होने चाहिए, या फिर बोल सकते हैं उनका शेप एक डेफिनेट होना चाहिए और फेसेस flat and sharp edges. These are the qualities or say characteristic of a crystal. Getting clear? यस मैम। मैम ट्रू सॉलिड्स क्यों बोला है? कौन सा ट्रू सॉलिड्स, मतलब हाँ। ये सॉलिड्स है बट सही में सॉलिड है क्योंकि इनकी इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है। हम बोलते हैं ना कि सॉलिड है मतलब उनके आयंस मॉलिक्यूल्स में इंटर आयनिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, वो अपनी प्लेस से मूव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वो सही में मूव नहीं हो रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न में जा रहे हैं आगे आगे और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको ट्रू सॉलिड बोला है। Yes, ma'am. यस मैम। अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है और अमॉर्फी से वो डिराइव हुआ है और इसका मतलब होता है शेपलेस, जिसको ऐसा एक सॉलिड जिसको एक कोई शेप नहीं होता है। अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, अब उसको कोई शेप ही रेगुलर नहीं है तो उसके जो प्रॉप एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे उनका शेप भी कैसे रेगुलर नहीं होगा, एक इरेगुलर पैटर्न में वो जाएंगे। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे ये जो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो, तो इनका अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे। यस मैम। या मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, आपका पाउडर जो आप यूज करते हो, फेस पाउडर हो कोई भी पाउडर, तो उसमें कोई एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्या? नो मैम। No, ma'am. अमॉर्फस है, सॉलिड है, डेफिनेटली इट इज सॉलिड, बट उनमें प्रॉब्लम क्या है, दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दे मे हैव स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट। थोड़ा बहुत उनमें अरेंजमेंट हो सकता है, बट ऐसे पूरा स्ट्रक्चर आप यदि देखोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ, तो उनके इसमें आपको एक रेगुलर पैटर्न शो करते हुए नहीं दिखेगा। सच रीजन्स, और जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रेगुलर अरेंजमेंट उस एमॉर्फस सॉलिड में दिख रहा है तो हम उसको बोलते हैं क्रिस्टलेट्स। amorphous solid have short range order, definitely short range order है क्योंकि थोड़ा बहुत वहां पे अरेंजमेंट दिखता है, बाकी तो वो अपनी मन मर्जी मुताबिक अरेंज हो जाते हैं, बट सॉलिड्स है। Long range order of crystalline solid and short range order in the amorphous solid are being illustrated by two dimensional structure of quartz। यहाँ पे quartz का स्ट्रक्चर दिखाया है और उन्होंने लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज में क्या किया है, अरेंजमेंट दिखाया है crystalline solid का। Although both structure look to be identical, but there is no long range order in the structure, and whereas crystalline solid have definite geometrical shape, amorphous solids have irregular shape। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों शेप ठीक से दिख रहे हैं, बट ये क्या है, आपका एक रेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पे छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर यहाँ पे बड़ा फिर छोटा, और यहाँ पे देखोगे ना तो ये मिसबिहेव कर रहे हैं, इनका यहाँ बड़ा और बड़ा साथ में आया, यहाँ पे देखोगे तो ये सब छोटे छोटे छोटे, मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये एकदम दिखने में तो लग रहा है कि ये शायद रेगुलर हो, बट ये रेगुलर नहीं है, ये अमॉर्फस है। और ये कैसा है,
आपका क्रिस्टलाइन। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर यदि देखोगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 3 बड़े हैं और एक छोटा है, ऐसे 3 बड़े और एक छोटा, तो थोड़ा बहुत आपको अरेंजमेंट यहाँ पे लगेगा कि रिपीट हो रहा है या सेम है, बट जब पूरा ओवरऑल आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको उतना रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अरेंजमेंट रेगुलर हो सकता है, जिसको हम क्रिस्टलेट्स बोलते हैं। तो अमॉर्फस में डेफिनेट शेप नहीं होता है, देयर इज नो, क्या बोल सकते हैं इसमें कि इरेगुलर शेप होता है उनका। इसके अलावा दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। और क्या होता है इसमें, रेंज ऑर्डर छोटा होता है। रेंज ऑर्डर छोटा ऑर्डर होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई, व्हाट इज एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोनों भी सॉलिड ही है। अब दोनों के इसमें यस हम मैम नए टर्म पढ़े हैं, जो है आपका ट्रू सॉलिड्स है, व्हाट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्रिस्टलेट्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्रिस्टलेट क्या होता है, तो एक रीजन है किसमें, एमॉर्फस सॉलिड में, कि जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल का, जिसको हम क्रिस्टलेट्स बोलते हैं। बट इन जनरल एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, उनको हम ट्रू सॉलिड्स यस भी बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम तो अब क्वेश्चन पूछा गया था आपकी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, क्या डिफरेंस होता है। तो पहला है constituent particles are arranged in a regular fashion containing long range order. Constituent particles are not arranged in regular fashion, there may be at most some short range order. यहाँ पे constituent particles are arranged in short range order, आप एक वन लाइन लिख सकते हो, and the constituent particles are arranged in regular fashion containing long range order. Then these are true solids, these are super cooled liquids और pseudo solid। इसको हम क्या बोलते हैं, amorphous solid को super cooled liquids। मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ। ग्लास इज सुपर कूल लिक्विड। ग्लास आप देखे हो, कांच को, आपके घर में यस कोई मैम विंडो को लगा होगा ग्लास, तो वो जो ग्लास है ना, वो कई साल तक वैसे फिक्स रहता है, बट जब आप उसको सालों के बाद ऑब्जर्व करोगे तो उसका ऊपर वाला जो लेयर है वो थोड़ा पतला हो जाता है और नीचे में वो क्या हो जाता है, थोड़ा मोटा होता है। तो वहां पे जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस है वो मूव होते हैं, बट उनका मूवमेंट बहुत बहुत स्लो होता है, जो हमें नहीं दिखता है। बट सालों बाद यदि ऑब्जर्व करोगे तो वो ग्लास का थोड़ा सा जो पैन, विंडो पैन है, वो पतला दिखेगा ऊपर में और नीचे साइड में मोटा दिखेगा, क्योंकि ग्लास क्या है, एक सुपर कूल लिक्विड है। मैम उसको सुपर कूल क्यों बोल रहे हैं, एक बार फिर से बताना, समझ नहीं आया। सुपर कूल लिक्विड है मतलब वो सॉलिड नहीं है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या कुछ ऐसी चीजें हो जाती है एनवायरनमेंट में कि जिसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स है जिससे वो ग्लास बना है, वो क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके नीचे आना स्टार्ट करते हैं, मतलब मूव होते हैं अपनी प्लेस से। जबकि हमने सॉलिड में बोला है कि इंटर ड्यू टू strong intermolecular force of attraction, particles of the solid do not move, their position is fixed, they only oscillate, वाइब्रेट हो सकते हैं अपनी प्लेस पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अमॉर्फस सॉलिड जो कि ग्लास हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो ग्लास के हैं वो धीरे धीरे बहुत स्लोली क्या होते हैं, मूव होते हैं और वो नीचे नीचे आते हैं, जिसकी वजह से आपका विंडो पैन ऊपर में पतला, नीचे में मोटा कई सालों बाद देखने को मिलता है। और ये मूवमेंट इतना स्लो होता है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट अच्छे से देखोगे तो ये दिखता है। इसीलिए ग्लास या किसी अमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड में यह पॉसिबिलिटी है कि वो मॉलिक्यूल्स उसके मूव हो सके। सॉलिड में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस अपनी पोजीशन से मूव हो सकेंगे। गेटिंग क्लियर? यस मैम। एंड सूडो का यस मतलब मैम है फॉल्स, सूडो सॉलिड, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स। फॉल्स दिखने सॉलिड। तो सॉलिड जैसे है, बट अच्छा बन रहा है क्लास में बच्चा, बट आता जाता कुछ है नहीं, ऊपर से देख रहा है बहुत अच्छा है, दैट इज
pseudo solids और supercooled liquids amorphous, और crystalline solid true solid है, solid मतलब solid है, वो उसके particles move नहीं होते, they have sharp melting point, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर रेंज मतलब 100 to 110, तो उस टेम्परेचर तक वो पूरे मेल्ट होते जाएंगे, और इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एट जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन होता है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स है, आयंस है, वो सारे के सारे एक साथ मेल्ट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज है 100 to 110, उस टेम्परेचर के बीच में वो सारे के सारे मतलब 110 तक वो सारे के सारे मेल्ट हो जाएंगे। गेटिंग क्लियर? यस मैम। दे आर Yes, ma'am. अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब क्या होता है कि आप क्रिस्टल को देखे होंगे, डायमंड का एग्जांपल मैं बार बार दे रही हूँ, और कोई क्रिस्टल है जिसको आपने देखा होगा, तो उस क्रिस्टल के अलग अलग फेस होते हैं, राइट ना, अलग अलग फेस दिखते हैं ना क्रिस्टल के। यस मैम। लॉक्टाहेड्रल 8 फेस है, 6 फेस है, 4 फेस है, तो उस पर्टिकुलर फेस में यदि उसका आप फेस में देखोगे, उसकी क्या बोल सकते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका, या थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वो एक अलग अलग दिखेगी। लाइट का रिफ्लेक्शन भी आप देखोगे ना उस क्रिस्टल के थ्रू, लाइट टॉर्च मारोगे तो आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे, होता है ना, ऐसे क्रिस्टल में शो करता है ना वो कलर यस डिफरेंस। मैम, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। Yes. हाँ, तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अलग फेस का हर एक फेस का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी वो शो करता है, दैट इज अनाइसोट्रॉपिक। दे मैं शो जो प्रिज्म वाला बताया था प्रॉपर्टी सेम उसमें है, जो जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसीडर किया, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी ली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यदि लेते हैं और किसी क्रिस्टल को उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अलग अलग फेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आएगा, दैट इज अनाइसोट्रॉपिक। उसकी कंडक्टिविटी हम देखेंगे तो अलग अलग दिखेगी, हर फेस में अलग अलग कंडक्टिविटी दिखेगी, सेम नहीं रहेगी। हाँ बोलो। मैम समझ नहीं आया मैम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालते हैं ग्लास का तो 1.5 बोलते हैं ना, यस मैम। निकाले तो हमने बोला ग्लास का 1.5 है, तो ग्लास को किसी फेस से देखो उसका 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, राइट। ग्लास स्लैब का निकाल, ग्लास स्लैब को लेके हमने निकाला था 1.5, आंसर भी निकाला था म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे ऐसा Yes, नहीं है, क्रिस्टल में क्या होता है, हर फेस का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, सेम नहीं होता है। किसी एक क्रिस्टल का आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो बता नहीं पाओगे, क्योंकि उसके जितने फेस है वो अलग अलग फेस का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा, उसी को बोला जाता है अनाइसोट्रॉपिक। मतलब हर फेस का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ, होगा। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, या उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो अलग अलग आएगी, हर फेस की सेम yes, ma'am. नहीं आएगी, और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। आया समझ में? यस मैम। दे आर Yes, आइसोट्रॉपिक ma'am. नेचर, आइसो मींस सेम, इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है ऑल ओवर। कहीं पे भी देखोगे, पाउडर को देखोगे यार, कोई पाउडर को तो उसका प्रॉपर्टी देखोगे तो हर इसमें सेम ही दिखेगा आपको, अलग कुछ नहीं नजर आएगा। दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, इसके एजेस जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जब हम उसको कट करते हैं तो उसके क्लियर कट आपको बाउंड्रीज देखने को मिलती है, और आप चॉक को Yes. काटने जाओगे ना तो उसका इरेगुलर क्लीवेज मिलेगा, एकदम शार्प नहीं मिलेगा। कट करोगे उसको तो उसकी जो आपकी बाउंड्रीज आएगी वो कट होगा ना, तो वो एकदम इरेगुलर इसमें कट होगा, इसकी बाउंड्री जो है क्लीवेज वो कैसी आएगी, इरेगुलर। दे डू, इरेगुलर आएगी। दे Yes, हैव ma'am. डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग पढ़ चुके हैं, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट रहती है, एमॉर्फस की कोई डेफिनेट नहीं रहती है। देयर कूलिंग कर्व इज डिसकंटिन्यूअस, इनका कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि हर एक फेस का सब प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो यहाँ पे कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, और इनका कंटिन्यूअस आएगा क्योंकि सबका सेम है, एक बार ढल दिए जिसमें वो ढल गए, तो ये कूलिंग कर्व इसका कंटिन्यूअस ही आएगा एमॉर्फस सॉलिड का, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड का नहीं आएगा, क्योंकि हर एक फेस अपनी अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। आप अपना कॉपी में
जो भी नए टर्म्स आज आप पढ़े हो उसको लिखोगे एंड ऑल्सो राइट डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. दिस इज द क्वेश्चन. क्लियर? यस मैम. Yes, मैम ma'am. क्लीवेज मतलब स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? नहीं, उसकी बाउंड्री अंडर को क्लीन क्लीवेज में कट करते हैं तो उसकी जो बाउंड्रीज आती है वो शार्प आती है. यस. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का और ज्यादा क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस. मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरी में. मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड. बहुत आसान है, जो नाम है उसी से हमें पता चलता है. किस बेसिस पे हमने किया है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्सेस. गेटिंग Yes, क्लियर? ma'am. उनका Yes, ma'am. नेचर, उस पार्टिकल का नेचर, दैट पार्टिकल में बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, उनका नेचर और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इस बेसिस पे हम जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं तो वो 4 हिस्सों में होता है. First one is molecular solid, ionic solid, covalent solid and metallic solid. Molecular solid. In the molecular solid, the constituent particles are molecule. Definitely, नाम दिया है molecular solid तो ये molecule से बना हुआ solid है, तो इसके constituent particle क्या होंगे? Molecule. Depending upon the nature of these molecules, the molecular solid have been classified into 3 types. अब हम बात कर रहे हैं molecular solid की, जिसमें constituent particles होते हैं molecule. अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड किसके बेसिस पे हम उसको और ज्यादा क्लासिफाई कर रहे हैं? नेचर ऑफ दिस Non. मॉलिक्यूल. लेट मी क्लियर. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स. गेटिंग क्लियर? जिसके No. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं. Yes, ma'am. अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है, तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स है उनका नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे हमने उसको और 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के नेचर पे हमने उसको और क्या किया है, फर्दर क्लासिफाई किया है. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. Solid. तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, वो किसके बेस पे हुआ है? Polar, Molecular. non-polar. किसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया? व्हाट इज द बेसिस? नेचर ऑफ दीज मॉलिक्यूल. जिस मॉलिक्यूल से वो बना है उस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, उसके ऊपर हमने उसको क्लासिफाई किया. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, पोलर मॉलिक्यूलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. क्लियर? Yes, ma'am. अब नॉन Yes, पोलर ma'am. मॉलिक्यूलर सॉलिड है. नॉन पोलर means constituent particles are either atoms or the molecule formed by non-polar covalent bond. जिनमें non-polar covalent bond होगा, polarity नहीं होगी, ऐसे सारे जो भी सॉलिड्स होंगे वो कौन से होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. एग्जांपल है H2 है, Cl2 है, I2 है. In this solid, atoms or molecules are held together by weak dispersion force or London force. मैं क्लास 11th में आपको पढ़ा चुकी हूँ ये लंदन फोर्स. सॉलिड Yes, ma'am. एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये जो है ना एक दूसरे के पास रहते हैं या दे हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स. ये वीक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो पास पास रहते हैं और एक सॉलिड फॉर्म करते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहता है. दिस सॉलिड्स, अब ये इनका जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए ये सॉलिड्स कैसे होते हैं? दे आर सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते हैं. बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, एग्जिस्ट इन गैसियस और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. और इनकी और एक खासियत है, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है जनरली रूम टेम्परेचर पे आपको वो गैसियस या लिक्विड स्टेट में मिलेंगे. जब हम उसको नाम दे रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दो दे एग्जिस्ट at room temperature in gaseous or liquid form. Getting clear? मैम
मैम इसमें Yes, मतलब इनके जो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स में कोई चार्ज नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उसमें आयंस ही नहीं है। आयंस आयन नहीं है तो वहां पे मोबिलिटी नहीं होगी, तो गुड कंडक्टर कैसे होंगे इलेक्ट्रिसिटी के? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको आयंस नहीं लगेंगे, लगे। इलेक्ट्रॉन लगेंगे ना, कंडक्ट होंगे ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो आपका करंट फ्लो होगा बेटा। यहाँ पे यस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ही नहीं, क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं है। वो एटम या मॉलिक्यूल से बने हुए, उनके पास फ्री आयंस नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस दे आर वीक कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉफ्ट है, सॉलिड्स है बट सॉफ्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना याद रखो। एग्जांपल H2Cl2I2। और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? वीक डिस्पर्शन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। नेक्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल लाइक HCl, SO2 हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेटली इनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। Solid molecules are held together by relatively stronger dipole-dipole interaction. These solids are soft, non-conductor of electricity and have comparatively higher melting point than that of the non-polar molecule. Non-polar molecule और polar molecule को यदि हम compare करते हैं तो इनके इसमें force of attraction strong है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, या बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। बोथ आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट melting point is high as compared to non-polar molecular solid and they exist in gaseous and liquids। वो तो सेम ही है दोनों का कि liquid exist in gaseous and liquid state at room temperature and pressure। example solid carbon dioxide and solid ammonia NH3। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को यदि हम कंपेयर करते हैं तो बोथ हैविंग क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोथ आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आर सॉफ्ट। बट व्हेन वी कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसा है? कंपैरेटिवली हाई देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड and both exist in liquid and gaseous state at room temperature। क्लियर? यस। इतना डीप में तो नहीं पूछेंगे बट पढ़ा देती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब ऐसे सॉलिड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो एक साथ क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं या अटैच हो गए हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और दूसरी तरफ रहेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड। तो जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होंगे? पूरा इकट्ठा एक साथ जुड़े हुए रहेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है H2O, आइस, आइस का एग्जांपल। दिस सॉलिड्स आर वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दे आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट इनकी अलग प्रॉपर्टी है, वोलेटाइल लिक्विड है या फिर सॉफ्ट सॉलिड से एट रूम टेम्परेचर। दिस इज अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट इज आयोनिक सॉलिड। तो हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे 3 हिस्सों में हुआ है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर? आप वोलेटाइल मतलब क्या हो? वोलाटाइल लिक्विड मतलब पेट्रोल जैसे खुला रखोगे तो क्या है? वोलाटाइल है, वो तो उड़ जाता है। स्पिरिट है, खुला रखोगे तो क्या होता है? उड़ जाता है। नेप्थॉल बॉल करो, निप्थॉल बॉल मैंने डामर की गोली को खुला रख दो तो उसका धीरे धीरे क्या होता है? शेप रिड्यूस होते जाता है। वोलाटाइल है वो। मैंने वो एयर में डिसॉल्व हो जाते हैं। हाँ, सब्लाइम सब्सटेंस बोल सकते हैं बट वोलाटाइल, दैट पॉइंट इज क्लियर। नहीं नहीं मैंने उसमें क्या एयर के साथ उड़ जाते हैं क्या वो? हाँ, उड़ जाता है, कम होता है वो रिएक्ट करके, गैसियस फॉर्म में चला जाता है। यस। Ionic solid. In ionic solid, the constituent particles are ions of opposite charges. Each ion is ionic solid surrounded by definite number of ions of opposite charge in space.
आयोनिक सॉलिड मतलब जो आयन से बने हुए हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके आयंस होंगे। और आयंस कैसे होते हैं, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। एक पॉजिटिव है तो उसके 4 नेगेटिव रहेंगे, तो बराबर 4 ही नेगेटिव रहेंगे। आयोनिक सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म स्पेस लैटिक्स और क्रिस्टल लैटिक्स। जैसे हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे सोडियम एटम और उसके इर्द क्लोरीन के एटम में देखती हूँ, मिलता है तो आपको तुरंत दिखाती हूँ। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। and convert the consumer are opposite charges each has only company sound in the definite. हैव यू परचेज बुक? Yes मैम। बुक ले लिए? लिए नहीं, मतलब भैया दिए, हाँ ले लिए। बायो का मिल गया? हाँ वो भी मिल गया है मैम मेरे को। वो शायद फिजिक्स का, हाँ फिजिक्स का नहीं मिला बस। अच्छा, फिजिक्स का नहीं मिला, बाकी मिल गए? बाकी मिल गया। ये दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोगों को? यस यस मैम। मैम दिख रहा है। ये देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो Na का कलर कैसा है और Cl का ग्रीन कलर है। तो इनके यस इसमें देखोगे अरेंजमेंट तो कैसा अरेंजमेंट है, एक सोडियम का, फिर उसके आजू अगल बगल में क्लोरीन एटम, तो एक फिक्स अरेंजमेंट है। इस तरह से ये हर फेस में आपको देखने को मिलेगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट। क्लियर? यस यस मैम। यस मैम। यही चीज मेरे को दिखाना था। These ions are held together by strong Coulombic or electrostatic force of attraction, NaCl, ZnS, KCl, CaF2। तो ये जो आयंस होते हैं इनके बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दे आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है आयोनिक सॉलिड के? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी वो टूटते नहीं है। दीज आर नॉन कंडक्टिंग इन द सॉलिड स्टेट बिकॉज आयोनिक मूवमेंट आर नेग्लिजिबल। हाउएवर दीज आर कंडक्टिंग इन मोल्टन स्टेट, वो कंडक्ट करते मूव होते हैं। इसमें सॉलिड स्टेट में होते हैं तब वो मूव नहीं हो पाते क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। These are non-conducting in solid state because the ionic movements are negligible. आयन मूव नहीं हो पा रहे, but these are conducting in molten state. जब ये liquid state में जाते हैं या aqueous solution में जाते हैं तब इनके आयन सेपरेट होते हैं। और वही चीज है कि जब हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो वो क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि वो मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में आते ही वो क्या हो जाते हैं, कंडक्टिंग हो जाते हैं। गेटिंग क्लियर? यस मैम। They are soluble in polar solvent but insoluble in non-polar solvent. पोलर सॉल्वेंट में जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पे वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, उसमें डिसॉल्व नहीं होते। दे आर हार्ड, ब्रिटल एंड हैव लो वोलेटिलिटी। वोलाटाइल नहीं होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, हार्ड होते हैं बहुत। These are the characteristic properties of ionic solid. नमक का क्रिस्टल देखे होगे तो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, वो टूट भी जाता है टुकड़े टुकड़े में, वो ऐसे खुला रख दो तो उसका शेप कुछ कम नहीं होता है। तो ये यस मैम नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल रहता है। आयोनिक सॉलिड के ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, एंड 1 और 2 एग्जांपल। देन कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। तीसरा टाइप आता है कोवेलेंट सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिनके कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्या है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
The constituent particles are atoms which are generally belong to non-metal. अब और एक चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि इसके constituent particles atoms होते हैं और वो भी कौन से इसके, तो non-metal के. These non-metal atom linked to the adjacent atom by covalent bond. Definitely इनके बीच में covalent bond है, तभी तो हमने उसको covalent solid बोला है. A network of covalent bond is formed, hence they form a giant molecule, diamond, silicon carbide. तो ये क्या करते हैं, इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड का एक नेटवर्क होता है कि ह्यूज जायंट बहुत बड़ा होता है, और एक क्या फॉर्म करते हैं, बड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म करते हैं. जैसे एग्जांपल दिया है, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है. इन डायमंड विच इज क्रिस्टलाइन अलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, हम पढ़ चुके हैं इसको, allotropes of carbon में. The constituent particles are carbon atom. इसमें definitely सारे constituent atoms होंगे, कार्बन के ही होंगे डायमंड में. और इसमें hybridization sp3 है. Each carbon atom is linked tetrahedrally to 4 other carbon atom in a space, and this result in 3-dimensional network. हम देखते हैं इसका नेटवर्क हमें मिल जाए तो किसका स्ट्रक्चर चाहिए, वो डायमंड का ना. Yes, ma'am. Structure. ये देखो, ये डायमंड का शेप दिख रहा है आप लोगों को, 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ. Yes, ma'am. ये जितने भी एटम्स है ये सारे कार्बन एटम्स है. और उन्होंने क्या Yes. बोला था, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी देखो, यहाँ पे डायमंड स्ट्रक्चर, कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्म अ सॉलिड. उस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड. The bond between two carbon atom is definitely covalent bond, and diamond is allotrope of carbon. तो ये आपको दिख रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुई इमेज. चलो ठीक है. तो हमने देखा कि यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जनरली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स के होते हैं एंड बिलोंग टू नॉन मेटल. नॉन मेटल के एटम पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं और एक जायंट एंड ह्यूज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड. इनके हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. डायमंड की प्रॉपर्टी कैसी है, वेरी हार्ड. मोर स्केल ऑफ हार्डनेस पे जाओगे तो सबसे हार्ड आपका डायमंड आता है जिसके 10 हार्डनेस होती है. ब्रिटल है, नीचे गिरेगा तो टूटेगा. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन. इस तरह से हमें ये Yes, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखने को मिल रहा है. इट मे बी मेंशन हियर दैट ग्राफाइट. अब अलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो ग्राफाइट इज आल्सो अलोट्रोप ऑफ कार्बन, नेटवर्क सॉलिड, बट इट्स एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी. जब हम ग्राफाइट और डायमंड को कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि डायमंड का एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, जबकि ग्राफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं है. इन ग्राफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर में यहाँ पे
आपको कार्बन एटम्स अरेंज होते हुए मिलेंगे। मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। The fourth valence electron of each carbon atom is present between different layers having separation of 333 picometer and is free to move. This free electron make graphite a good conductor of electricity. होता क्या है, लेयर फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव होने के लिए, और इसी रीजन है कि ये कार्बन का अलोट्रॉप होते हुए भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट। Different layers can slide one over the other and this makes graphite a soft, solid lubricant. These are the properties. And last one is metallic solid. Covalent solid में आप diamond का structure याद करोगे, diamond के बारे में लिखोगे. Then metallic solid. In this type of solid, the constituent particles are positively charged metal. अब मेटालिक सॉलिड है मतलब मेटल ही रहेंगे। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज, और जिनको हम कर्नेल्स भी बोलते हैं, ये भी पढ़ा चुकी हूँ। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, these electrons are produced from metal atom because they have low ionization enthalpy. इनकी ionization enthalpy low होती है। They are ready to donate electron and can easily lose their valence electron to leave behind positively charged ions. जितने भी metals होते हैं, इसको हम last year पढ़ चुके हैं, they are electron donor. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पीछे में एक पॉजिटिव चार्ज रहता है जिसको हम कर्नेल बोलते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर फ्री एंड दे आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो मूव हो सकते हैं, इसलिए इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोला गया है। दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव आयन। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड पॉजिटिव आयंस टुगेदर, और ये पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ खींचेगा। The force that holds the metal ions together, metal ions को आपस में एक साथ जोड़ने के लिए जो फोर्स रहता है in a crystal is called metallic bond. मेटल आयंस एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं तो उनके इसमें फोर्स रहता है, वो मेटालिक बॉन्ड रहता है। जैसे कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से सारे जो आपके नॉन मेटल के एटम्स है एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं। The force that holds the metal ions together in a crystal is called metallic bond. Characteristic of metallic solid, they generally range from soft to very hard. Metal generally soft से very hard मतलब hard ही रहते हैं, malleable and ductile, good conductor of heat and electricity, lustrous in nature, उनके में एक shining होता है, high melting point and high boiling point. These are the properties or characteristics of metallic solid. In this way, on the basis of nature of the constituent particle and intermolecular force of attraction, we classify crystalline solid into four. पहला कौन सा था, molecular solid. Second one था कौन सा था, ionic solid. Third one कौन सा था, covalent solid. Covalent solid. And first one is metallic solid. Metallic Now solid. this first one is molecular solid. On the basis of nature of molecules, they further classified into two: polar molecular solid, non-polar molecular solid, and hydrogen bonded molecular solid. solid. In this way, the basic concept of solid we have completed, right now? Yes. Yes, ma'am. Yes. अब इसमें एक एक्सरसाइज बुक में दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, तो वो आप करोगे। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड, तो रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन व्हाई इज ग्लास कंसीडर एज अ सुपर कूल लिक्विड, लिक्विड क्यों बोलते हैं हम उसको, लाइक लिक्विड ग्लास हैज अ टेंडेंसी, ग्लास को एक टेंडेंसी होती है कि उनके आयंस उनके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो फ्लो होते हैं बट मूवमेंट स्लो होता है, इसलिए हम उसको सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया, आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, और व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये 4 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के लिए पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। और इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये 5वां क्वेश्चन आज के टॉपिक पे। ये 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यू वांट टू राइट, यू राइट डाउन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मेलिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है?
मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी मतलब थिन वायर और थिन शीट जिससे बनते हैं। क्लास 9th में पढ़ाई थी ना मैं खुद ही मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। यस मैम, मेलिएबल का वर्ड भूल गया था। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी जिसमें से तीन छोटे छोटे पतरे निकलते हैं पतले, और वायर भी जिससे बनता है। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल की। क्रिस्टल, हाँ solid. मेटल की, मेटेलिक सॉलिड। Yes. यस हाँ, व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड, पहला क्वेश्चन है। यस मैम। इसलिए यस मैम। सेकंड, व्हाई इज ग्लास कंसीडर अ सुपर कूल लिक्विड? Glass considered सुपर कूल लिक्विड। लिक्विड। यस मैम, हो गया। आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आंसर क्वेश्चन है मैम। हाँ, आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट molten state। but not in solid state. Yes, but not Not in in solid state. Explain. Or last, what type of solids? What type of solids are electrical conductors? Malleable and ductile. ये आंसर है कि क्वेश्चन मैम? What type of solid? क्वेश्चन है, कौन सा सॉलिड है जो इलेक्ट्रिकल Metal. कंडक्टर भी है, मैलिएबल भी है, डक्टाइल? यस, मेटालिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड। हाँ, आंसर इज वन लाइन आंसर, मेटालिक सॉलिड। एंड लास्ट क्वेश्चन, Yes. डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। Yes, ma'am. ये सारे क्वेश्चंस थे जो बोर्ड में पूछे गए थे आज तक के, आज जितना चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उसके बेसिस पे। तो आप अब इसमें से एक बार पूरा रट लो, आज जो पढ़ाया गया उसके नोट्स बनाओ और ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. आज का समझ में आया है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, एक बार रीड करोगे आप इसको? ओके। यस यस मैम। हाँ, कल अब हम देखते हैं। हाँ सुनो, अब मैं ना केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद बायो पढ़ाऊंगी, ऐसे करूंगी कि मेरे लिए बायो Yes. बायो की टीचर पे आती हो? हाँ, दिया है काम तो करते हैं, देखते हैं अब ना जमता है तो। Yes, कर ma'am. लेंगे। बायो से फिजिक्स मिल जाता तो अच्छा रहता। अच्छा चलो ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.